तो आज गॉस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। गॉस थ्योरम का मतलब है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू कोई भी क्लोज सरफेस है उसके लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface। तो इसके लिए सबसे पहले मान लो एक चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है, उसको एक क्लोज सरफेस जो कि स्फेरिकल इन नेचर, तो यहां पर एक चार्ज क्यू लिया। अब इसके लिए एक क्लोज सरफेस लेंगे, उस क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो सरफेस स्फेरिकल होगा और जो फील्ड हम लोग निकालेंगे वो रेडियली आउटवर्ड होगा। और फिर इस सरफेस पे एक एरिया वेक्टर हम लोग लेंगे और एरिया वेक्टर को हम लोग डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को इस पॉइंट पर फ्लक्स फाइंड निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हम लोग इसका पहले वैल्यू फाइंड कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आर कैप। अब यहां पर जो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ई डॉट डीएस। अब ई डॉट डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर। अब यहां पर मैथमेटिकली आर डॉट डीएस का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो ए डॉट बी हम लोगों ने पढ़ रखा है ए बी कॉस थीटा, इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां पर आर कैप डीएस वेक्टर, तो ए की जगह पर आर कैप यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर, और यहां पर यूनिट वेक्टर इसके अलोंग और एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, डीएस का मैग्नीट्यूड डीएस, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो फाइनली ये डीएस आ गया। तो इसका प्रोडक्ट हम लोगों को डीएस मिला। रिमेनिंग क्वांटिटी को हम लोग बाहर लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हमारा जो आर डॉट डीएस है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू डीएस है। इसका मतलब इस क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो फाइनली 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। और यही हमारा गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम जब भी प्रूफ करने के लिए आए तो स्टेप हम लोगों को ऐसे ही लेना है। अब नेक्स्ट देखें गॉस थ्योरम से रिलेटेड हम लोगों के कितने पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट कि गॉस थ्योरम वैलिड है क्लोज सरफेस के लिए ऑफ एनी शेप एंड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मीनिंग है? सिंपली अभी जस्ट हम लोगों ने क्लोज सरफेस के लिए निकाला, तो यहां पर चार्ज क्यू था, इसके लिए क्लोज सरफेस लिया। इस सरफेस ने कितने चार्ज को इनक्लोज किया? क्यू को, तो फ्लक्स का वैल्यू हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप का क्लोज लूप है। अब इस क्लोज लूप के अंदर में एक चार्ज सपोज Q1 माइनस Q2 है प्लस Q3 है और ये माइनस Q4 है। यदि हमें फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा और एक चार्ज सपोज मान लो Q5 आउटसाइड है, तो इस सरफेस ने जितने चार्ज को इनक्लोज किया वही हम लोगों को लेना है।
तो चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस Q1 माइनस Q2 हो गया, प्लस Q3 हो गया, माइनस Q4 हो गया। इतने चार्ज को इसने इनक्लोज किया बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये फ्लस्क हो गया। अब जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का पढ़ रखा है। पहला हम लोगों ने पढ़ रखा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, दूसरा जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसके लिए भी गॉस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे आगे के क्लास में, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, और थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट कहता है, इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस इज जीरो देन फ्लश थ्रू इट विल बी जीरो। मान लो कि एक डाइपोल है जिसमें इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसको इस सरफेस ने इनक्लोज किया, या हम ऐसे भी एज्यूम कर लें, मान लो यहां पर 3 माइक्रोकूलम है, -1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। तो यहां पर हम नेट चार्ज यदि निकाले तो ये जीरो हो गया, यहां भी नेट चार्ज हम निकाले तो जीरो हो गया। इसका मतलब फ्लक्स किसके लिए जीरो आ जाएगा, दोनों कंडीशन। थर्ड पॉइंट कहता है नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज लाइंग आउटसाइड। यदि कोई भी चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, यहां पर चार्ज है Q1 माइनस Q2 है और प्लस Q3 है। तो ये सारे चार्जेस इस क्लोज सरफेस से बाहर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए फ्लक्स इसका जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो 3 पॉइंट ये हो गए। फोर्थ पॉइंट, गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, इसलिए गॉस थ्योरम भी इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होगा। नेक्स्ट कहता है फॉर ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली फ्लक्स हम लोग फ्री स्पेस के लिए लिखते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमारा परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग फ्री स्पेस और एयर के लिए लिखते हैं। यदि हम मीडियम की बात करेंगे तो फाई m लिखते हैं, प्लस थ्रू द मीडियम। जब भी हम लोगों को मीडियम के लिए फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये Q बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ रखा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। और एप्सिलॉन r को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहां पर ये एप्सिलॉन की जगह पर Q बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा फ्लक्स एयर में है, तो एयर में जो भी वैल्यू मिलेगा उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, तो फ्लक्स थ्रू ए मीडियम ये वैल्यू मिल जाएगा। तो यही हम लोगों ने फाइंड किया। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को देखें। तो पहला प्रॉब्लम ये कहता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है जो कि x डायरेक्शन में है, और हमें फ्लक्स फाइंड करना थ्रू ए स्क्वायर का साइड दे रखा है जिसका प्लेन पैरेलल टू YZ है। तो ऑब्वियसली ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया। अब YZ प्लेन, तो YZ प्लेन में एक स्क्वायर सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर, यदि एरिया वेक्टर आप निकालेंगे तो एरिया वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल टू एरिया, कितना मैग्नीट्यूड है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का होल स्क्वायर हो गया, और x एक्सिस के लॉन्ग हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखा है, ई का स्ट्रेंथ दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, प्लस हम यदि फाइंड करेंगे तो फाई का वैल्यू हो जाएगा ई डॉट डी एस। दोनों का डायरेक्शन देख ले, यहां पर ई का वैल्यू डाल दिया आप तो 2 इंटू 10⁻³ आई कैप हो गया, और एरिया वेक्टर का वैल्यू 0.2 का होल स्क्वायर है तो ये 0.04 हो गया, आई कैप हो गया, आई डॉट आई 1 हो गया। तो ये कितना आ गया जल्दी से बता दो, 80। तो 80 और यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है प्लस थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर फील्ड के साथ, ये फील्ड है इसके साथ ये एंगल 60 डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये 30 डिग्री है तो ये फील्ड के साथ कितना बना है 60 डिग्री, तो प्लस हो जाएगा ई डी एस कॉस 60 डिग्री। ई का वैल्यू दे रखा 2 इंटू 10⁻³ एरिया का वैल्यू हो गया 0.2 का होल स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये फाइनली 40 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चले, तो ये हमारा आंसर में थोड़ा सा ये बाय मिस्टेक लिखा गया, 40 की जगह 80 कर देंगे आप, और यहां पर ये 40 कर देंगे आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां पर ये एक क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा, फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि फ्लक्स दो ही फेस का निकलेगा, एक फेस हमारा ये होगा, ये फेस होगा जिसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, और दूसरा फेस ये होगा जिसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर जो ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है एन वेक्टर, ये जो हम लोगों ने लिखा है इसका फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट है, और ये नॉर्मल फील्ड के अलोंग है। यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये फील्ड के परपेंडिकुलर, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फील्ड के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये फेस दो हो गया, एक फ्रंट वाला थर्ड और बैक वाला फोर्थ, इस चारों के लिए फ्लक्स 0 होगा। सिर्फ हमें लेफ्ट फेस का फ्लक्स मिलेगा और राइट फेस का फ्लक्स मिलेगा। तो लेफ्ट फेस के लिए फ्लक्स यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो हमने आपको बता रखा था ई डी एस कॉस 180, तो सीधे माइनस ई डी एस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा अल्फा एक्स, तो ये अल्फा हो गया। अब एक्स डिस्टेंस के मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर रहा है। इसका मतलब ओरिजिन से ये साइड यहां पर कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, तो एक्स की जगह पर ये ए हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कितना होगा, इस सरफेस का एरिया ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया, इसलिए यहां पर ये ए स्क्वायर हो गया तो माइनस अल्फा ए क्यूब बन जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस आ गया। अब आ जाए फ्लक्स थ्रू राइट फेस। राइट फेस के लिए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर ये ई डी एस हो जाएगा। अब ये अल्फा एक्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो यहां वाले सरफेस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, तो ये ए है, ये भी हमारा ए है, तो फाइनली ये 2a हो जाएगा।
तो अल्फा इंटू 2a इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और इस सरफेस का एरिया हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये आ गया 2 अल्फा ए क्यूब। अब टोटल फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो लेफ्ट फेस और राइट फेस का एडिशन हो गया, माइनस अल्फा ए क्यूब हो गया प्लस 2 अल्फा ए क्यूब हो गया। तो फाइनली अल्फा ए क्यूब बन जाएगा। अब यहां पर अल्फा का वैल्यू दे रखा है 100 और ए क्यूब मीन्स 0.1 का क्यूब। देखो कितना आ गया ये वैल्यू, 0.1 आ जाएगा। तो फ्लक्स का वैल्यू 0.1 हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें चार्ज फाइंड करना, कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। तो चार्ज फाइंड करने के लिए फ्लक्स हम लोगों को मिल चुका है, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फाई इज इक्वल टू गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q का वैल्यू हो गया फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, प्लस का न्यूमेरिकल वैल्यू 0.1 आ गया, इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8.854 इंटू 10 टू द पावर -13 आ जाएगा, और चार्ज का यूनिट कूलम। रिवीजन का ये फायदा हो रहा है कि सारे क्वेश्चन के इवन न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद हो जाता है। चलो तो ये हो गया, आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर ले, और आंसर हम लोगों का यही है। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्वेश्चन ये कहता है कि स्फीयर का रेडियस R1 और चार्ज Q इनक्लोज किया, पहला वाला, और दूसरा वाला सरफेस ने चार्ज 2Q इनक्लोज कर रखा है। स्टेटमेंट देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला वाला सरफेस पे चार्ज Q, दूसरे वाले सरफेस पे चार्ज 2Q, प्लस का रेशियो निकालना है, प्लस का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो प्लस का रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहला सरफेस S1 ने कितने चार्ज को इनक्लोज किया, Q को, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। सरफेस सेकेंड ने कितने चार्ज को इनक्लोज किया, कैसे, अच्छा वो भी आ जाएगा आज, ठीक। तो यहां पर ये भी इनक्लोज किया और ये तो ऑलरेडी है, इसलिए टोटल इनक्लोज्ड चार्ज हो गया Q प्लस 2Q, तो 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का रेशियो निकाल लीजिए, S1 बाई S2 क्या बन जाएगा, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1:3 का रेशियो आ गया। चलिए, अब कहता है हाउ विल द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक K इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। S2 के अंदर जो हमें निकालना है, यदि वो निकालना होता तो S2 के अंदर मीडियम डाल दिया, तो मीडियम डालने से क्या हो गया, प्लस इन फ्री स्पेस फॉर सरफेस S2 बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एयर में S2 के लिए कितना चार्ज है भाई, 2Q है, बाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक, ये होता किसके लिए, फॉर स्फीयर S2, लेकिन स्फीयर S1 के अंदर मीडियम सिर्फ एयर ही है,
S2 में इसका मतलब यहां तक ये इस सरफेस के अंदर है कि नॉट इनसाइड S1, इसलिए ये इंडिपेंडेंट, इसका वैल्यू उतना ही रह जाएगा. इट मीन्स रिमेन्स अनचेंज्ड. यदि आप S1 में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते तब उसका वैल्यू चेंज कर जाता. समझ में आ गया? यदि S2 का पूछता तो ये आंसर आता, S1 का पूछेगा तो रिमेन्स अनचेंज्ड. क्लियर हो गया? आंसर हम लोग चेक कर लें. यही आंसर है हम लोगों का. देख लो एक बार. अब वेरीफाई करेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्या वेरीफाई कर लिया? चलो ठीक. अब आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन. पॉइंट्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम को हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डाल रखा. हेमिस्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व सरफेस. क्या होगा? अब सबसे पहला, जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहे तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पे एंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है. मान लो कि आप एक बकेट लेते हो, बकेट के बेस में होल कर दो. जितना पानी गिर रहा है वो सारा पानी बाहर निकल जाएगा. इसका मतलब जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है. तो फ्लक्स क्या होगा उसका? जीरो. इसका भी फ्लक्स पूरे सरफेस का क्या होना चाहिए? जीरो. पहला स्टेप समझ में आ गया. तो यहां पर फ्लक्स किसका? जीरो हो गया. अब इसमें दो सरफेस है. कौन कौन सा सरफेस है? ध्यान दो. रीड्रॉ कर रहे हैं. हेमिस्फेरिकल बॉडी समझ रहे हो? अरे तरबूज खरीद लो, उसको आधा हिस्सा काट दो. ठीक. अब उसको उल्टा कर देना. खाने वाला हिस्सा को ऊपर करना, खाने वाले हिस्सा को ऊपर रखना है. प्रियांशु तुम नीचे मत कर देना. हाँ, जैसे लोग खीर खाते हैं तो ऊपर रखते ना मटेरियल को, खाने वाले हिस्सा को. प्रियांशु उल्टा कर देता है. अच्छा, तो ये, और अभय तो उलट देता है, बिल्कुल ऐसे रख देता है. तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है जिस पर कि नॉर्मल एरिया वेक्टर ऐसे है, दो सरफेस है. इस सरफेस को क्या कहेंगे? कर्व सरफेस कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर. तो टोटल फ्लक्स जीरो. अब इसमें कैसा सरफेस है? दो सरफेस. एक कर्व हो गया, ध्यान दोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा. दूसरा सर्कुलर. क्या फाइंड करना है? जल्दी से बताओ. अरे फाइंड क्या करना है? कर्व का. तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल टू माइनस फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? ईडीएस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ. देख लो ध्यान से. किसको नीचे नजर आया? यस तुमको. ठीक. नॉर्मल किधर है इसका? किसका? सर्कुलर का. ठीक. दोनों एंटी पैरेलल. क्या बन जाएगा? माइनस ईडीएस.
माइनस माइनस प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सर्कुलर का एरिया, क्या आ गया आंसर? ए इंटू पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, अच्छी किताब में ये सब सवाल मिलेंगे, अच्छी किताब जिसमें कंपेटिटिव क्वेश्चन है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आंसर भी देख ले। ए इंटू पाई आर स्क्वायर था, ए इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आ जाए दूसरा सवाल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा है, यहां भी वही कंडीशन, जितना फील्ड लाइन सेंटर कर रहा निकल रहा है, प्लस 0। दो सरफेस है, इसके भी दो सरफेस, पहले सरफेस को ड्रॉ कर दे। ये वाला कर्व, और कलर बदल देते हैं इसका। इसका नॉर्मल ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिख ले और आगे बढ़ते। प्लस थ्रू द क्लोज सरफेस 0, सर्कुलर, प्लस कर्व्ड 0। किसका वैल्यू फाइंड करना है? सर्कुलर का। प्लस थ्रू द सर्कुलर सरफेस माइनस कर्व्ड। ठीक, कर्व पोर्शन कौन सा है? ये वाला। ठीक, अब दिक्कत हो रही है तो इस कर्व सरफेस को पूरा ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया, इसके सारे फील्ड लाइंस जो भी है रेडियली आउटवर्ड, और हमको कर्व सरफेस का ही एरिया वेक्टर लेना है। यहां पर कोई भी एरिया वेक्टर लोगे, इसका नॉर्मल किधर होगा? अरे रेडियस के अलोंग, रेडियली आउटवर्ड, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल सब एक ही डायरेक्शन। ईडीएस हो गया माइनस ईडीएस, एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया किसका? कर्व का, तो हेमिस्फीयर का एरिया। अरे बेवकूफो, तरबूज का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, आधा तरबूज ही ना मिला है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो फाइनली क्या आ गया? ए इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होगा आंसर यही। हाँ माइनस, वो प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया, प्रिंट आउट देखो। कमांड नहीं दिया था उस समय, अब कमांड दे दिया, आ गया माइनस। आ गया समझ में? क्या आंसर आया? माइनस ए इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। चेक कर लो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चार्ज सेंटर ऑफ द क्यूब पर है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज है। क्यूब के कितने फेस? 6। 6 बोला जाता, 6 नहीं। हाँ नहीं, जैसे बोलते हैं हम लोग, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, हाँ, 2 गो, 3 गो। ठीक, तो हरियाणा में जैसे देखोगे ना, स्प्लेंडर है बाइक, तो स्प्लेंडर नहीं बोल पाएंगे, स्प्लेंडर कभी नहीं बोल सकते। दिल्ली वाले इलेक्ट्रिक बल्ब को बल्ब नहीं बोल सकते, बल्ब। पार्क नहीं बोल सकते, पार्क। हरियाणा वाले स्कूल नहीं बोल सकते, स्कूल बोलेंगे वो।
देखिए अपने लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग का भी अपना है, एक ठो दो ठो, एगो दोगो, हाँ। चलिए, तो कहता है चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब हम लोग को फ्लक्स निकालना है। पूरे क्यूब के सेंटर पे चार्ज है, तो एंटायर क्यूब का यदि हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फेस कितने? 6, तो 6 टुकड़े मिलकर के बन गए क्यूब। यदि फ्लक्स थ्रू ईच फेस निकालेंगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा। 6 भाई, ताऊ जी, चाचा, छोटे चाचा, या नहीं छोटे पापा, बड़े पापा, मझले पापा, संझले पापा, तो सबका शेयरिंग हो गया। तो 6 भाई है तो हर को क्या मिलेगा? क्यू बाई 6, क्यू बाई 6। सम करोगे तो 6 टाइम, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम कॉर्नर का निकालेंगे तो 8 कॉर्नर्स, तो 8 कोना। मान लो उसके सबके भाई, नहीं संजले भैया, मजले भैया, ये सब है ना, तो इसका मतलब कॉर्नर का निकालेंगे तो क्यू बाई 8 हो जाएगा। एच कितने होंगे? 12, तो क्यू बाई 12। देखिए क्या आ गया, टोटल निकालेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इच फेस का क्यू बाई 6, कॉर्नर का क्यू बाई 8, एच का क्यू बाई 12। सिंपल याद रखो, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। आ गया समझ में? ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट। किसी को कोई डाउट? 100% अब तो याद हो गया होगा फ्लस्क, प्रियांशु 100%। कल हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिए। जब भी हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला हम लोग एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस का मतलब है एनी हाइपोथेटिकल सरफेस, any hypothetical surface that encloses the given charge or charge distribution। चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो इनक्लोज कर दे वो गॉसियन सरफेस होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, क्यू को हमको इनक्लोज करना है, तो हम एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से है। इसका मतलब यहां पर हमारे लिए सोर्स हो गया पॉइंट चार्ज। तो जब भी सोर्स हमारा पॉइंट चार्ज होगा तो गॉसियन सरफेस का नेचर स्फेरिकल होगा। इसका मतलब जब भी हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन नेचर। क्लियर? तो पहला गिवन चार्ज। अब आ जाए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारे लिए हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो कि एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉइंट चार्ज के लिए सरफेस कैसा है? स्फेरिकल। तो यहां पर यह पहला स्फेरिकल, दूसरा चार्ज को इनक्लोज किया स्फेरिकल, तीसरे को स्फेरिकल, फोर्थ स्फेरिकल, फिफ्थ स्फेरिकल। सबको मिला दो, लोकस ड्रॉ कर दो, कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। इसका मतलब यहां पर हमारे लिए जो सोर्स है
वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। और गॉसियन सरफेस कैसा बना, सिलेंड्रिकल बनेगा। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट, एक प्लेन शीट ले लें, जस्ट लाइक आपके कॉपी इस सब की बात कर रहे हैं। ये प्लेन शीट है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक प्लेन शीट ऐसे रखा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके ऊपर एक चार्ज को इनक्लोज किया, स्फेरिकल 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 सिलेंड्रिकल बन गया। इसी तरह से यहां भी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नीचे भी सिलेंड्रिकल बनेगा। इसका मतलब दो सिलेंड्रिकल सरफेस और दोनों पैरेलल होंगे। इसका नॉर्मल इधर होगा और फील्ड भी डायरेक्टेड आउटवर्ड। इस सरफेस का भी सिलेंड्रिकल बनेगा और इसका भी नॉर्मल इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो प्लेन शीट को इनक्लोज करेगा, दो सिलेंड्रिकल और दोनों पैरेलल फेस के होंगे। ठीक, तो यहां पर सोर्स चार्ज क्या बन गया, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर। और गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंड्रिकल। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए, मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है, इसके इंटायर सरफेस के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट लाइक सॉलिड स्फीयर। क्रिकेट खेलते हो, ड्यूस बॉल, इसको इनक्लोज करना है, कैसा सरफेस बनेगा, ये भी स्फेरिकल बनेगा। इसका मतलब यहां पर ये सोर्स चार्ज रो और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना। आ गया समझ में, पहला पॉइंट। तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने सीख गए। नेक्स्ट पॉइंट में अब आ जाए हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने सोर्स चार्ज प्लस क्यू लिया और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, इसका मतलब यहां पर इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। E has same magnitude at all points on the Gaussian surface. Third point, electric field or area vector are directed radially outward. ये कैसा होना चाहिए भाई, रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। और फाइनली हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। इस चार स्टेप को ही हम लोग यूज करेंगे जब भी गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आया समझ में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से? अच्छा, पूर्ण रूप से।